वेलकम टू द लॉ ऑफ वन रीडिंग सेशन। एंड आज हम सेशन 4 की स्टडी करेंगे। तो सेशन 4 4.0। आई एम रा। आई ग्रीट यू इन द लव एंड द लाइट ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। आई कम्युनिकेट नाउ। 4.1। क्वेश्चनर पूछते हैं, फिनिशिंग द लास्ट सेशन आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट वाज टू लॉन्ग टू आंसर. It had to do with the shape of the pyramid and its relationship to the initiation. Is it an appropriate time to ask this question? कि पिछले सेशन के खत्म होने पे मैंने एक आपसे सवाल पूछा था जो कि काफी ज्यादा लंबा था आंसर करने के लिए। उसका पिरामिड की शेप से लेना देना था और उस इनिशिएशन से उसका रिलेशनशिप है। क्या ये अप्रोप्रिएट समय है इस सवाल के लिए? आई एम रा। हाँ, ये एक अप्रोप्रिएट टाइम स्पेस है इस सवाल को पूछने के लिए। क्वेश्चनर, क्या पिरामिड की शेप का इनिशिएशन के ऊपर कोई असर पड़ता है उससे? आई एम रा। As we began the last session question, you have already recorded in your individual memory complex the first use of the shape having to do with the body complex initiation. जैसे कि हम जैसे कि हम सेशन शुरू करते हैं, वैसे ही आपने अपनी मेमोरी के अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली कि जो शेप है उसका बॉडी कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन पे क्या इस्तेमाल होता है। The initiation of the spirit was a more carefully designed type of initiation as regards the time-space ratio of which the entity to be initiated found itself. तो जो इनिशिएशन होती है स्पिरिट का, वो काफी ज्यादा केयरफुली डिजाइंड टाइप ऑफ इनिशिएशन होती है जो कि टाइम स्पेस रेशियोज के रिगार्ड्स में, जो कि एक एंटिटी अपने आप को इनिशिएट करना चाह रहा है वो अपने आप को पाता है। तो टाइम स्पेस रेशियो हमने लास्ट सेशन में पाया था कि हीलिंग एक तरीके से एक टाइम स्पेस रेशियो हार्मोनाइजर होता है। एंड पिरामिड का जो फंक्शन होता है वो टाइम स्पेस रेशियो को हार्मोनाइज करता है, यानी हीलिंग और इनिशिएशन के ऊपर काम करवाता है। तो यहाँ पे बात करी गई थी कि जो शेप ऑफ द पिरामिड है, यहाँ पे जो बात हो रही है कि वो बॉडी कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन में मदद करता है। और जो इनिशिएशन जो स्पिरिट का होता है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली डिजाइन टाइप ऑफ इनिशिएशन होता है, क्योंकि टाइम स्पेस रेशियोज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है इनिशिएट करने के लिए। तो इफ़ यू विल पिक्चर विद मी द साइड ऑफ द सो कॉल्ड पिरामिड शेप, अगर आप मेरे साथ एक पिरामिड शेप की साइड को आप पिक्चर करने की कोशिश करोगे मेंटली, तो इमेजिन करो ये ट्राइंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। यू विल फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल which is at the first level on each of the four sides formed a diamond in a plane which is horizontal. तो इस and mentally imagine this triangle cut into 4 triangles which you will find the intersection. तो इसको अगर मैं इसको इमेज में बनाऊं यहाँ पे, तो ये पिरामिड की एक साइड है। ये पिरामिड की एक साइड है। एंड इस पिरामिड की एक साइड को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें, ये 4 इक्वली कट ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऑन द फोर साइड्स फॉर्म्स अ डायमंड इन अ प्लेन विच इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये एक डायमंड की शेप ले लेता है। द मिडल ऑफ दिस प्लेन इज द appropriate place for the intersection of the energies streaming for the infinite dimensions. जो उसका मिडल है वो इन्फिनिट डायमेंशंस में से इन स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट स्पेस बनती है। एंड द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस इंटरवोवन एनर्जी फील्ड। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख देता हूँ। मिडल ऑफ दिस प्लेन इज द अप्रोप्रिएट प्लेस, जो इन्फिनिट डायमेंशन से जो एनर्जीज इन स्ट्रीम हो रही हैं
और माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से जो एनर्जी इन स्ट्रीम हो रही है, इंटरवोवन एनर्जी फील्ड्स का जो यहाँ पे एक वो हो रहा है, मिक्स मैच हो रहा है। यहाँ पे कोई मान लो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, and उसकी एक इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड होगी। तो ये जो मिडल है, ये इज द अप्रोप्रिएट प्लेस। जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एक टोटली अप्रोप्रिएट प्लेस बन जाता है, परफेक्ट प्लेस बन जाता है। Thus, it was designed that the one to be initiated would, by mind, be able to perceive and then channel this, shall we say, the gateway to the intelligent infinity। तो इस तरीके से डिजाइन करा था कि जो वो इनिशिएट हो रहा है, जो पर्सन ये बीच में है, जो इनिशिएट हो रहा है, वो अपने माइंड के थ्रू इसको परसीव कर सके और इसको चैनल कर सके। यानी जो एक एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे चारों दिशाओं से, चारों डायमेंशन से, 1 2 3, एंड फिर वो एक टॉप की साइड से भी एक चैनल बनेगा जब ये पिरामिड को हम उसके फॉर्म में ले लेंगे। तो उधर की साइड से जो एक एनर्जीज हैं, शैल बी से, तो ये इस चीज को परसीव करके गेटवे टू द इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को परसीव करके चैनल कर पाएगा। This then was the second point of designing this specific shape। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि ये आपका एनर्जीज के लिए काफी अच्छा वो बन पाता है, चैनल बन पाता है कि ये यहाँ से इन्फिनिट डायमेंशंस की एनर्जीज का आना जाना काफी आसान हो जाता है। ये टॉप भी हो गया, एंड ये आपका साइड भी हो गया। इसको फ्रंट व्यू मान लो। एंड इधर भी वही सेम सिमेट्रिकल रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे ये चारों दिशाओं से हो गया, एंड यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन होगी, एंड बाकी सारे एरियाज आ गए। तो दो पॉइंट्स हैं, एक तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो एक एनर्जी फील्ड्स हैं इसके लिए, एंड दूसरा यहाँ पे जो एंटिटी है जो यहाँ पे इनिशिएशन कर रहा है, उसके माइंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू गेटवे टू द इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को, तो वन इन टू बी इनिशिएटेड be able to perceive and channel this gateway to the intelligent infinity। हम्म। So this was the second point। May we provide a further description of any kind to your query? Questioner: as I understand it, then the initiate was to be on the center line of the pyramid, but at an altitude above the baseline, as defined by the intersection of four triangles made by dividing each side into four triangles। Is that correct? This is correct। तो ये बोलता है क्वेश्चनर कि द इनिशिएट, जो इनिशिएट है वो सेंटर लाइन पर रहेगा पिरामिड की, बट एट द एल्टीट्यूड अबव द बेस, बेस से अबव एल्टीट्यूड पे, जो कि डिफाइन करता है इस पिरामिड के सेंटर से, हाइट के हिसाब से यहाँ पे, एंड दिस इज द हाइट जो बन के आती है, एंड मैथमेटिकली ये 2:1 होता है। Then at this point, there is a focusing of energy that is extra dimensional in respect to our dimension। Am I correct? तो ये पूछते हैं कि तो इस पॉइंट पे जो फोकसिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल होती है इस रिस्पेक्ट में, क्या मैं सही हूँ? तो यू में यूज दैट वाइब्रेटरी साउंड कॉम्प्लेक्स, रा कहते हैं कि आप उस साउंड कॉम्प्लेक्स को यूज कर सकते हो, आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये टोटली और स्पेसिफिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डायमेंशंस नहीं है। वी वुड प्रेफर द यूज ऑफ द टर्म मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज का यहाँ पे फोकसिंग होती है। 4.5, इफ द साइज ऑफ द पिरामिड
a function in the effectiveness of the initiation. तो क्या साइज ऑफ द जो पिरामिड का साइज है वो आपका इनिशिएशन की इफेक्टिवनेस में फर्क डालता है? रा कहते हैं, आई एम रा, ईच साइड ईच साइज पिरामिड हैज इट्स ओन पॉइंट ऑफ स्ट्रीमिंग ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। हर एक साइड हर एक साइज का पिरामिड का अपनी अपना पॉइंट होता है जहाँ पे वो स्ट्रीम करता है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को। इसीलिए एक छोटे साइज का पिरामिड को कैन बी प्लेस्ड बिलो अ बॉडी और अबव अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी के बिलो या अबव रखोगे, एक मैं यहाँ पे बॉडी बनाता हूँ। And ये है बॉडी कॉम्प्लेक्स, एंड ये मेडिटेटिंग पोज हो गया है, ठीक है। तो पिरामिड को ऊपर रखने का और नीचे रखने का दोनों का एक अलग असर रहेगा एनर्जीज के ऊपर। Thus, a tiny pyramid can be placed below a body or above a body will have specific and various effects depending on the placement of body in relationship to the entrance point of intelligent infinity. जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का एंट्रेंस पॉइंट होगा उसके उस पर डिपेंडेंट होगा कि वो किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा। फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएशन, the size needed to be large enough to create an expression of towering size so that the entrance of the multidimensional intelligent energy would completely pervade and fill the channel, the entire body being able to rest in this focused area. Furthermore, it was necessary for healing purposes that both channel and the one to be healed be able to rest within that focused point. तो पर्पस इनिशिएशन के पर्पस के लिए यहाँ पे जो इन्होंने पिरामिड बनाया था उसकी इंटेंशन के बारे में बता रहे हैं कि साइज को इतना बड़े होने की जरूरत थी जिससे वो एक टॉवरिंग साइज का एक एक्सप्रेशन बना सके, ताकि जो एक इंटेलिजेंट जो एक इन्फिनिटी है उसका जो यहाँ पे इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से मल्टी डायमेंशनल जो एनर्जी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की उसका एंट्रेंस पॉइंट पूरी तरीके से चैनल को भर सके, यानी उस आदमी को पूरी तरीके से घेर सके उस एनर्जीज के साथ, साइड से, ऊपर से आती हुई चारों तरफ से पूरी तरीके से घेर सके उसे। इसलिए पिरामिड का साइज इतना बड़ा बनाया गया था। और पूरी बॉडी जब इस फोकस्ड एरिया में रेस्ट कर पाती है, इसलिए इस हीलिंग पर्पसेस के लिए ये जरूरी था कि चैनल और जिस जो हील हो रहा है उसको रेस्ट करने दिया जाए उस फोकस्ड पॉइंट पे, कि वहां पे वो रेस्ट कर सके इस फोकस्ड पॉइंट पे, ताकि वो एनर्जीज इसके अंदर पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो सके। एंड वन कैन सेंस दैट 4.7, would it be possible to build a pyramid and properly align it and use it today with materials we have available? क्या ये पॉसिबल है कि हम पिरामिड को बना के हम अलाइन करके और हमसे यूज कर सकें जो कि हमारे पास मटेरियल्स हैं उनसे? रा कहते हैं कि आई एम रा, इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर यू टू बिल्ड अ पिरामिड स्ट्रक्चर। Material used is not critical, merely the ratios of time-space complexes. However, the use of structure for initiation and healing depends completely upon the inner disciplines of the channel attempting such works. तो रा कहते हैं कि ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि आप एक पिरामिड स्ट्रक्चर को बना सकें, एंड मटेरियल जो यूज करा है वो क्रिटिकल नहीं है, लेकिन जो टाइम स्पेस रेशियोज हैं जहाँ पे जिस तरीके से चीज का डिजाइन करा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनिशिएशन और हीलिंग के लिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगा कि सामने वाले के इनर डिसिप्लिन का, जो कि इस तरीके के काम की कोशिश कर रहा है। अगर आपका इनर डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर और इसका जो यूज है वो टोटली अलग रहेगा। किसी के कोई सवाल, कुछ रिफ्लेक्शंस अब तक के 7 क्वेश्चंस पे स्टडी करते हुए? कुछ थॉट्स, रिफ्लेक्शंस? चलो कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। 4.8। तो मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन देन वुड बी, आर देयर इंडिविजुअल्स इनकारनेट अपॉन द planet टुडे
who would have the necessary inner disciplines to, using your instructions, construct and initiate in a pyramid they built and then possibly do it again. Is this within the limits of what anyone can do on the planet today? Or is there no one available for this? तो मेरा कुछ सवाल ये है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इनकारनेट हैं अभी इस planet पे इस समय पे, जिनके पास नेसेसरी इनर डिसिप्लिन्स हैं कि आपके इंस्ट्रक्शंस को लेकर वो कंस्ट्रक्ट करके इनिशिएट हो सकें एक पिरामिड के अंदर जो कि वो बनाएं और उस चीज़ को दोबारा कर सकें। क्या ये चीज़ उसकी लिमिट्स में है, पॉसिबिलिटीज की लिमिट्स में है, जो कि हमारे प्लेनेट पे आज के टाइम पर करी जा सकती हैं, या फिर ये इम्पॉसिबल है? रा कहते हैं, आई एम रा, देर आर पीपल एज वी कॉल देम हु आर एबल टू टेक दिस कॉलिंग एट दिस नेक्सस। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि इस कॉलिंग को ले सकते हैं इस समय पे। However, we wish to point out once again that the time of pyramid, as you would call it, is past. लेकिन हम इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहेंगे फिर से कि जो पिरामिड्स का समय था वो अब जा चुका है। It is indeed a timeless structure. However, the streamings from the universe were, at the time we attempted to aid this planet, those which require a certain understanding of purity. ये एक टाइमलेस स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन जो स्ट्रीमिंग्स आती है यूनिवर्स से, वो उस समय पे इस प्लानट को एड करने के लिए सर्टेन टाइप की प्योरिटी चाहिए होती है, तब के टाइम पे जो थी। ये अंडरस्टैंडिंग, दिस अंडरस्टैंडिंग हैज, एज द स्ट्रीमिंग्स रिवॉल्व एंड ऑल थिंग्स इवॉल्व, चेंज टू अ मोर एनलाइटेंड व्यू ऑफ प्योरिटी। ये अंडरस्टैंडिंग जैसे कि स्ट्रीमिंग्स रिवॉल्व होती हैं, जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, जैसे जैसे ये घूमता है उस तरीके से ये जो एक चीज़ें इवॉल्व होती हैं, तो एक प्योरिटी का एक व्यू एक काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड व्यू में अभी चेंज हो चुका है। इसीलिए thus there are those among your people at this time whose purity is already one with the intelligent infinity। इसीलिए अभी के टाइम पे आपके लोगों में वो भी लोग हैं जिनकी प्योरिटी ऑलरेडी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ एक है। विदाउट द यूज ऑफ स्ट्रक्चर, हीलर या पेशेंट कैन गेन हीलिंग। तो पहले के टाइम पे जो इन स्ट्रीमिंग्स थी प्योर नहीं थी। पहले के टाइम पे जो एक थर्ड डेंसिटी होती है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड डेंसिटी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है कि वो टोटली इल्यूजरी होती है, कि उसमें जरा सा भी आपका इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कोई भी यहाँ पे आपका वो है, इन्फिनिटी है, कोई भी वननेस है, कोई भी यूनिटी है। तो सबके टाइम पे जरूरत पड़ी थी पिरामिड की, ताकि उस पिरामिड के थ्रू एक एक्टिवेशन करा जाए, इनिशिएशन करा जाए, एंड इंटेलिजेंट इन्फिनिटी जैसी एनर्जी जो एक क्रिएटिव फोर्स है, जो कि एक क्रिएटर की एनर्जी है, उस चीज का एक्सपीरियंस करा जाए। तब के टाइम पे वो जरूरत पड़ी थी लोगों के लिए। लेकिन आज के टाइम पे, जैसे कि अभी के टाइम पे फोर डेंसिटी ट्रांजिशन हो रहा है एंड वेल उठ रही है, एंड काफी सारे लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है ग्रेटर स्पिरिचुअल रियलिटी की, तो आज के टाइम पे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है, इसका समय अब चला गया। अब जो लोग इनिशिएटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी अडेप्ट हैं, जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, एंड जो लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल पे, वो उन लोगों का एक्सपोजर, उन लोगों की कंपनी, वो अपने आप में काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा एक किसी और को इनिशिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको कोई भी एंटिटी मिलता है जिसके अंदर पोटेंशियल है, इच्छा है स्पिरिचुअली इवॉल्व होने की, एंड लाइफ में मतलब वो स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाह रहा है, तो सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल चीज यही रहेगी कि उसको एक ऐसी संगति, ऐसा ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी जैसे कि हमारी कम्युनिटी है, सिर्फ एक उसका एक्सपोजर एंड उसके अंदर एक इच्छुकता के साथ आगे बढ़ना, हम सबका एक साथ, वो ही काफी अच्छे तरीके की इनिशिएशन करवा सकेगा। 4.9 क्वेश्चनर, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इंस्ट्रक्ट हीलिंग टेक्निक्स इफ वी कुड मेक दिस इंडिविजुअल्स दैट हैव द नेटिव एबिलिटी? क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बता सकें अगर हम ऐसे इंडिविजुअल्स को आपके सामने ला सकें जो के पास ऐसी नेटिव एबिलिटी है? रा कहते हैं, आई एम रा, इट इज पॉसिबल। वी मस्ट ऐड दैट मैनी सिस्टम्स ऑफ टीच लर्निंग एंड द हीलिंग पेशेंट नेक्सस आर प्रॉपर गिवन वेरियस माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस। ये पॉसिबल है। हम ये चीज ऐड करना चाहेंगे कि काफी सारे सिस्टम्स हैं सिखाने के और हीलिंग करने के, जो कि प्रॉपर माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को दिए जाएं, वो काम करते हैं।
We ask your imagination to consider the relative simplicity of the mind in the earlier cycle and the less distorted but overly complex views and thought spirit processes of the same mind body spirit complexes after many incarnation. हम आपसे ये इमेजिन करने के लिए पूछेंगे कि आप इस चीज को कंसिडर करें कि एक माइंड शुरुआती में कितना सिंपल होता है और कितना कम डिस्टॉर्टेड होता है, बट ओवरली कॉम्प्लेक्स व्यूज एंड थॉट प्रोसेसेस जैसे कि जैसे उसके इनकारनेशंस बढ़ते जाते हैं, जैसे कि एक सोल होता है उसके इनकारनेशंस बढ़ते जाते हैं, वैसे ही उसका थॉट प्रोसेसेस उसका कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं एंड डिस्टॉर्शंस बढ़ती जाती हैं. We also ask your imagination to conceive of those who have chosen the distortion of service and have removed their mind body spirit complex from one dimension to another, thus bringing with them in sometimes totally latent from many skills and understandings which more closely match the distortions of healing या patient process. हम आपसे ये भी चीज को इमेजिन करने को बोलेंगे कि वो लोग उन लोगों के बारे में इमेजिन करें जिन्होंने सर्विस की डिस्टॉर्शन को चूज करा है, कि वो सेवा की तरफ उनका झुकाव बना है एंड अब उन्होंने अपने आप को झुकाव से दूसरे झुकाव में ले आए हैं, यानी सर्विस टू अदर्स से सर्विस टू सेल्फ में चले गए हैं, thus bringing them in totally latent form of many skills and understandings which more closely match the distortions of healing या patient process. एंड वो करते टाइम में कुछ लोग अपने अंदर जो हीलिंग की जो स्किल्स होती हैं उन्हें टोटली दबा देते हैं एंड कुछ लोग जिनके अंदर ये स्किल्स होती हैं वो कई बार ये वापस एक्सप्लोर भी कर लेते हैं. क्वेश्चन 4.10. तो एक बार इस चीज को मैं दोबारा से बोलता हूँ कि ईरान ने सिंपल से सेंस में ये चीज को बोला है कि इमेजिन करने को बोला है कि इस चीज को समझने के लिए कि हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, कि एक दो एंटिटी जिसके पास पहले से एबिलिटी हील करने की वो हीलिंग कैसे कर सकता है. तो रा ने बोला कि काफी सारी टीचिंग्स है जो कि हीलिंग के सही तरीके बताती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको ये चीज इमेजिन करने को बोलेंगे कि एक माइंड जो कि एक शुरुआती साइकिल में है, यानी अभी अभी इनकारनेशन से थर्ड डेंसिटी में आया एंड उसका माइंड लेफ्ट डिस्टॉर्टेड है. थर्ड डेंसिटी में जैसे इनकारनेट करते एक बच्चे का माइंड बहुत लेस डिस्टॉर्टेड होता है एंड उसका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एनर्जीज बड़े इफेक्टिवली फ्लो होती हैं. एंड वैसे ही एक इनकारनेशंस काफी सारे इनकारनेशंस के बाद वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड जैसे जैसे अनप्रोसेस्ड कैटलिस्ट उसके अंदर बढ़ते हैं तो उसके अंदर की एनर्जी ब्लॉकेजेस भी बढ़ जाती हैं. और एक दूसरी तरफ इन्होंने ये चीज इमेजिन करने को बोली है कि वो लोग जो सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू सेल्फ के बीच में जो चॉइसेस का बदलाव करते हैं अपने इनकारनेशन के बीच में एंड एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होते रहते हैं, तो ऐसा करने के अंदर वो अपनी काफी सारी स्किल्स को कभी अंदर दबा लेते हैं एंड कभी अंदर उजागर कर लेते हैं, कि क्या पता आपके अंदर भी कोई ऐसी स्किल हो जो कि आपको नहीं पता कि आपके अंदर है, लेकिन जब आप वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो चीज एक्टिवेट हो जाती है. तो ये उस चीज की बात करिए यहाँ पर. तो क्वेश्चनर, I would very much like to continue investigation into the possibility of this healing process, but I am a little lost as to where to begin. मैं काफी ज्यादा कंटिन्यू करना चाहता हूँ हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात करना, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कहाँ पे शुरू करूँ. क्या आप मेरे को पहला स्टेप बताएंगे, क्या हो सकता है इस चीज में. आई एम रा. आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू आस्क. हम आपको ये नहीं बता सकते कि आप हमसे क्या पूछें. I may suggest that you consider somewhat complex information just given and discover several venues of inquiry. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी हमने कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन बताई है आप उस चीज़ को कंसिडर करें और हमसे सवाल करें कि किस प्रकार से आप इंक्वायरी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. देयर इज वन हेल्थ एज यू कॉल इट इन योर पोलराइज्ड एनवायरनमेंट. यहाँ पे एक हेल्थ है जो कि आप अपने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में जिसे आप समझते हो, बट देयर आर सेवरल सिग्निफिकेंटली वेरियस डिस्टॉर्शंस ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस. लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिस्टॉर्शंस है माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस में एंड हर टाइप को उसकी अपनी लर्न टीचिंग्स इस एरिया में एक्सप्लोर करनी जरूरी है, क्योंकि हर किसी का माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की टाइपोलॉजी उसको अलग ही लेवल की हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग पे रीच करवाती है एंड हर किसी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की अंडरस्टैंडिंग्स एंड स्किल सेट उसको अलग ही लेवल की हीलिंग करने में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी टाइप की हीलिंग प्रोवाइड करूंगा वो कुछ और ही डायमेंशंस में जाएंगी. सिमिलरली अगर सोनिया या फिर यहाँ पे कोई और है लाइक अमन एंड अभिषेक एंड निखिल, आप किसी और को हील करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ और तरी लेवल पे हील करोगे. तो ये इस चीज की बात करेगी यहाँ पे. किसी की कोई थॉट्स, विचार, रिफ्लेक्शंस.
भाई अगर जो हीलिंग कर रहा है और वो जो हीलर है, तो उसको उसकी इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करता है और भरोसे पे भी डिपेंड करता है ना कि वो हील हो जाए करके। हाँ हाँ हाँ, ये चीज तो है। इच्छा उस पे शक्ति। उस हम्म। बोलिए। हाँ, इच्छा शक्ति पे एंड उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हीलिंग करने के लिए सबसे पहले जो हीलर है वो इनिशिएट होना चाहिए। यानी वो एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे होना जरूरी है। विदाउट दैट स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हम्म मैच्योरिटी, वो अगर कोई भी हीलिंग प्रोवाइड करेगा, वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ हीलिंग प्रोवाइड करेगा, जो कि इफेक्टिवली सबसे पहली बात, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हीलिंग प्योर नहीं है। जो सामने वाला पर्सन जो कि स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है वो प्रोवाइड करेगा। एंड अगर एब्जॉर्प्शन अगर हो भी जाता है तो फिर उसका एक इम्पैक्ट होता है हीलिंग का। तो वो हम्म कई बारी प्रोडक्टिव होगा, कई बारी प्रोडक्टिव नहीं होगा, यानी कंसिस्टेंट नहीं होगा उस चीज का। तो इसीलिए इनिशिएशन और हीलिंग को एक ही साथ हमने लिया है। एंड यहाँ पे जो हमने लास्ट स्टडी करा था, जब पिरामिड का कॉन्सेप्ट, तो इसमें यही आया था, हीलिंग और इनिशिएशन एक ही चीज थी ऑलमोस्ट। टाइम स्पेस रेशियोज की आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपका किस हिसाब से आपकी चेतना के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है, एंड उसकी फ्लो जो मैक्सिमाइज होता है, पिरामिड का फंक्शन ही यही होता है कि वो आपके अंदर की एनर्जीज को मैक्सिमाइज कर देता है, फ्लो को। एंड हम्म अब के टाइम पे तो लोग इनिशिएट कर पाते हैं, कि मतलब अब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है जब तब के टाइम में था। एंड जो स्पिरिचुअल इनिशिएट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है होना। लाइक इच्छा शक्ति एंड फेथ तो वो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक किताब है आपकी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, तो उसके अंदर ये हम्म चीज को काफी अच्छे से दिखा रखा है कि एक फेथ की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है किसी भी टाइप की हीलिंग करने के लिए। लेकिन वो एक इकलौती विल पावर की जो एक एनर्जी है जो कि आपका लाइक मैनिफेस्टेशन करती है, वो हम्म मैनिफेस्टेशन जरूर करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऑप्टिमल या इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन की, एक हीलिंग की, उस चीज के लिए एक, अगर आपका एनर्जी चैनल्स क्लीन है, प्योर है, आपकी शैडोज आपकी डिस्टॉर्शंस आपके हील्ड हैं, तो जो आपकी मैनिफेस्टिंग हम्म कैपेसिटी होगी, आपकी हील करने की कैपेसिटी होगी, वो बहुत ही ज्यादा बेटर होगी। हम्म। हाँ अभिषेक। हाँ इंसान जी, थैंक यू इंसान जी। अभी बहुत सुनते बाद आप ध्यान दिलाए। जैसे कि अभी रीडिंग जो हम देखे, पता नहीं था हमको, तो शुरुआत आप कर रहे हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अभी जो देखे ना, जो हीलिंग के बारे में बताए, जो कि कोई इंसान जब अगर प्रैक्टिस करने लग जाता है तो वो उसका जो इनर कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो हीलिंग और इनिशिएशन को लेकर के ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो जानना चाह रहे हैं। हीलिंग और इनिशिएशन ऑलमोस्ट एक ही चीज हाँ। है। जो आपका अच्छा। हीलिंग और इनिशिएशन ऑलमोस्ट एक ही चीज है। आपका हीलिंग और इनिशिएशन में क्या होता है कि आपकी एक चेतना है, एंड उसके उसकी एक एनर्जी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, and उसका एक पोटेंशियल है। एंड आपका, जब आपके अंदर की जो एक एनर्जी है, जिसके अंदर आपकी, इसके अंदर आपकी बाधाएं कम होंगी, इसके अंदर आपका फ्रिक्शन कम होगा, एंड आपकी एनर्जी अच्छे से फ्लो हो रही है। इसका एक सिंपल सा मैट्रिक बताऊं कि आपकी शैडोज कम है। शैडोज एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी जब भी आपको कोई चीज करते हो जिसमें आप लेस कॉन्शियस होते हो, यानी लेस कॉन्शियस अच्छा, वो जो और हिस्सा जिस पर ध्यान कम जाता है या जिसको इग्नोर कर देते रिएक्टिविटीज। तो ध्यान, इसमें देखा जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप कई बारी देखो, कभी आपकी लाइफ में कैटलिस्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है, एंड उस पॉइंट पे आप नोट करोगे कि आप टोटली इम्बैलेंस हो जाते हो। पूरा गुस्सा आ जाता है, कभी परेशानी आ जाती है, कभी सैडनेस आ जाती है, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड वो जो पॉइंट होता है ना, जब भी हमें कैटलिस्ट लगता है, एंड उस पॉइंट पे हम कितना डिस्टेबलाइज होते हैं, वो हमारी होती है शैडोज और एंट्रोपी की डिग्री। एंड जितनी कम हमारे में शैडोज और एंट्रोपी होती है, उतना बेटर हमारा ये होता है, लाइक एक स्पिरिचुअल बैलेंस होता है। एंड जितना अच्छा स्पिरिचुअल बैलेंस होता है, उतनी अच्छी आपकी इनर हीलिंग होती है, एंड आपका इनिशिएशन हो रखा होता है एक तरीके से। इनिशिएट होने का मतलब है कि आपका एबिलिटी, कि आप अपने अंदर का इनर बैलेंस आप मेंटेन कर पा रहे हो, एबिलिटी टू मेंटेन द डिसिप्लिन्स ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स।
इज योर इनिशिएशन। एंड जहाँ ही आपकी कॉन्शियसनेस ओके। कम होती है वहाँ आपका इनिशिएशन लूज हो जाता है। एंड ये और आपका हीलिंग एक ही चीज़ है। हाँ। अगर आप हीलिंग करना चाह रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस चीज़ के अंदर, आप इनिशिएशन करो। तभी हम शैडो वर्क में बात करते हैं कि जो शैडो वर्क होता है वो साइकोसोमैटिक चीज़ होती है, कि जो आपके माइंड में शैडोज हैं, कि आपको जो परेशान करती हैं परेशानियाँ, कैटलिस्ट जो कि प्रोसेस नहीं हो रखे, वो क्या करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बीमारी बन के आपके अंदर वो एनर्जी अटक जाती है। एंड वही चीज़ें आपकी कई बार हार्ट डिजीज बन जाती है, कई बार डायबिटीज़, कैंसर है, ये सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। एंड हीलिंग करने का सिंपल से सिंपल ये मेथड आता है कि आप जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं आप उसे क्लीन कर रहे हो, एंड अपनी डिसिप्लिन से, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन से उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके अपनी जो स्पिरिट एनर्जी है उसे एफिशिएंट बना रहे हो, उसे इफेक्टिव बना रहे हो। तो ये आपका इनिशिएशन आता है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 4.11, I would assume that the first step would be to find an individual with the ability brought with him into this incarnation. Is this correct? तो मैं एज्यूम करूंगा कि पहला स्टेप इस चीज में ये होगा कि ऐसे एक इंडिविजुअल को फाइंड करना जिसके पास एबिलिटी है जो कि इस इनकारनेशन में ला रखा है, हीलिंग की एबिलिटी को। इज दिस करेक्ट? रा कहते हैं दिस इज करेक्ट। क्वेश्चनर, once I have selected the individual to perform healing, it would be helpful to receive instructions from you. Is this possible? क्वेश्चनर कह रहे हैं कि अगर मैंने एक इंडिविजुअल को पा लिया जो कि हीलिंग कर सकता है, तो मैं आपसे इंस्ट्रक्शन ले सकता हूँ उस चीज की, क्या ये चीज पॉसिबल है? तो रा कहते हैं इट इज पॉसिबल गिवन द डिस्टॉर्शंस ऑफ द वाइब्रेटरी साउंड कॉम्प्लेक्स। ये चीज पॉसिबल है कि हम जो चीज जिस हद तक बता सकते हैं उस चीज के दायरे में। क्वेश्चन 4.13, क्वेश्चनर, आई एम अज्यूमिंग देन that the selected individual would necessarily be one who was very much in harmony with the law of one. Though he may not have intellectual understanding of it, he should be living the law of one. Is this correct? तो मैं ये चीज अज्यूम कर रहा हूँ कि जो हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे वो लॉ ऑफ वन के साथ काफी हद तक हार्मनी में होगा। चाहे उसको एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी लेकिन वो लॉ ऑफ वन को जी रहा होगा। क्या ये चीज सही है? तो रा कहते हैं ये करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है। पहला केस में करेक्टेडनेस जो भी है, करेक्टेडनेस मैं बताऊं आपको तो ये रहेगी कि जो क्वेश्चनर वुड अप्लाई टू वन सच एज द क्वेश्चनर इटसेल्फ। तो जैसे कि जो क्वेश्चनर है जिसका झुकाव हीलिंग की तरफ है, वो एक तरीके से लॉ ऑफ वन के साथ रेजोनेट हो रहा है, तो ये चीज करेक्ट है। मतलब हीलिंग की तरफ झुकाव होना अपने आप में लॉ ऑफ वन के साथ ओरिएंट होना है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो वहां पे करेक्ट है ये चीज। तो इनकरेक्टेडनेस इसमें ये रहेगी कि healing of those whose activities in a space-time illusion do not reflect the law of one, but whose ability has found the pathway to intelligent infinity, regardless of the plane of existence from which distortion is found. तो दूसरी डिस्टॉर्शन इस चीज में ये है कि स्पेस टाइम इल्यूजन के अंदर कि वो लॉ ऑफ वन को रिफ्लेक्ट ना करे, वो इंटेंशन, वो इंक्लिनेशन, लेकिन वो एबिलिटी ने इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का रास्ता पा लिया, रिगार्डलेस कि वो कौन से प्लेन से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सर्विस टू सेल्फ के जो लोग होते हैं उनके पास भी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे होता है, एंड उसके थ्रू भी हीलिंग हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, या तो वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे, लेकिन वो रास्ता लॉ ऑफ वन को फॉलो नहीं करता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक हीलिंग की इंटेंशन होना अपने आप में लॉ ऑफ वन के साथ रेजोनेंस क्रिएट नहीं करता। 4.14, क्वेश्चनर, असाइड, जिम डिड यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चनर, डॉन पूछते जिम से, जिम तुम्हें समझ आया चीज को? आई एम लिटिल कंफ्यूज, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पर्टिकुलरली अंडरस्टूड यू, मैं तुम्हें आधे हद तक समझ पाया हूँ, डॉन कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। क्या आप इसे और किसी तरीके से समझा सकते हैं? क्या कहते हैं कि हम इसे काफी तरीके से समझा सकते हैं। गिवन दिस इंस्ट्रूमेंट्स नॉलेज ऑफ योर वाइब्रेटरी साउंड कॉम्प्लेक्सेस, तो जो कार्ला को नॉलेज है अलग अलग शब्दों की, हम उससे एक थोड़ी सिंपलर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे।
तो टू काइंड्स देयर आर हु कैन हील। यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं जो कि हील कर सकते हैं। एक वो टाइप के लोग जो कि जिनके अंदर इंटरनल डिस्टॉर्शंस हैं, नॉलेज गिविंग लॉ ऑफ वन को प्रचार करने की, लॉ ऑफ वन को सपोर्ट करने की एंड उसके वाइब्रेशंस को फैलाने की। वो लोग हील कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। एंड those who having the same knowledge but showing no significant distortion towards the law of one in mind, body, spirit, it nevertheless has open a channel to the same ability. Those जिनके पास सेम नॉलेज है लेकिन उनकी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है कि वो कॉन्शियसली लॉ ऑफ वन की तरफ झुकाव बना माइंड बॉडी स्पिरिट में, लेकिन उन्होंने फिर भी एक इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की तरफ चैनल खोल दिया। द पॉइंट बीइंग दैट देयर आर दोज हु विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग शैल वी से नेवरदलेस हील। ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना ट्रेनिंग के हील करते हैं। It is for the right time of interest that those whose life does not equal their work may find some difficulty in absorbing the energy of intelligent infinity, and thus becoming quite distorted in such a way as to cause disharmony in themselves and others, and perhaps even find it necessary to cease the healing activity. तो ये इस चीज़ पे आप गौर फरमाने की बात है कि जिनकी जिंदगियां उनके लाइफ के काम से बैलेंस नहीं करती, क्यों उनको कई बारी लाइफ में जल्दी मिल जाता है, समय से जल्दी बहुत सारी चीजें पा लेते हैं। फॉर एग्जांपल समय से जल्दी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे पा लिया उन्होंने उनकी किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। उनको कुछ दिक्कत हो सकती है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि वो चीज कॉन्शियसली गेटवे नहीं ओपन हो रहा वहाँ पे इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का, वो बस उन्होंने कर दिया किसी तरीके से। एंड जो वो कॉन्शियसली गेटवे इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का ओपन नहीं हुआ तो उस चीज को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करना इनफेक्टिव हो जाता है। और वो डिस्टॉर्शंस और वो इनफेक्टिवनेस और डिसहार्मनी क्रिएट करती है उनके अंदर और दूसरों के अंदर, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एंड परहैप्स इवन फाइंड इट नेसेसरी टू सीज द हीलिंग एक्टिविटी। एंड कई बार वो इस तरीके से चलते हुए अपनी खुद की हीलिंग एक्टिविटी को रोक भी देते हैं। देयरफॉर दोज ऑफ द फर्स्ट टाइप, जो पहले टाइप के लोग होते हैं, those who seek to serve and are willing to be trained in thought, word and action, are those who will be able to comfortably maintain the distortion towards healing service in the area of healing। इसलिए वो लोग जो कि यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं और वो ट्रेन होना चाहते हैं थॉट वर्ड और एक्शन में, विचारों में, अपने व्यवहार में, विचारों और व्यवहार में, मेंटली एंड बिहेवियर में, वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है जो सर्विस टू अदर्स को लेते हुए डिसिप्लिन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को परफॉर्म करते हैं, वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो लोग बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के या फिर बिना डिसिप्लिन के हीलिंग की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो हीलिंग कर भी लेते हैं। एंड के कोई दिक्कत नहीं है, एंड वो हीलिंग कर भी लेते हैं। आपका सर्विस टू सेल्फ वाले बोल लो या फिर जिन्होंने एक्सीडेंटली अनकॉन्शियसली बट इफेक्टिवली आपका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे खोल दिया है, वो कर लेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन वो उस चीज़ को लॉन्गर टाइम फ्रेम तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एंड इसीलिए वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं एंड वो फिर हीलिंग करना छोड़ भी देते हैं। तो वो एक चीज़ इनकंसिस्टेंट बन जाती है। यानी एक हीलिंग एक जो एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ बीइंग है एक तरीके से, हीलिंग एंड इनिशिएशन, कि हम एक लाइफ जीते हैं एज एन ह्यूमन, एज ए इंसान, एक एज अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। एंड वो हीलिंग का प्रोसेस हमारी पूरी लाइफ भर चलता है, जिसकी जिसकी ही वजह से हम अभी के टाइम पे जिंदा हैं। हम सारे के सारे जिंदा हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। एंड वो डिके का प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हमारी बॉडी एट द सेम टाइम सड़ भी रही है, एट द सेम टाइम बन भी रही है अंदर से। फिर जैसे जैसे कैटलिस्ट बनते हैं तो क्या होता है, जो इतना उसका सड़ने का जो प्रोसेस होता है वो तेज हो जाता है एंड उसका बनने का प्रोसेस धीरे हो जाता है। एंड इसी वजह से हम लोग मर जाते हैं। एंड द थिंग इज, जब हमारा हीलिंग इफेक्टिव होता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर से बनने की जो होती है एनर्जी, ऊर्जा होती है, एंड जो हमारा इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की तो एनर्जी है, देखा जाए तो है तो सोर्स की एनर्जी है, तो हमें हमें एक रचयिता से ही मिल रही है जीवन की जो शक्ति है। एंड अगर हमारा इंटरनल एनर्जी फ्लो अच्छा है, ऑप्टिमम है, हमारे में शैडोज कम है, एंट्रोपी कम है, एंड हमारी एनर्जी अंदर से एफिशिएंटली मैनेज हो रही है, बैलेंस हो रही है, लीक्स एनर्जी लीक्स नहीं है, तो वो हीलिंग हम सिर्फ और सिर्फ ना ही अपने अंदर रखते हैं बल्कि हम दूसरों के साथ भी हीलिंग करते हैं। सभी की हीलिंग होती है, सर्विस टू अदर्स का उतना ब्यूटीफुल रास्ता है। तो काफी हैवी जंग था ये।
कुछ रिफ्लेक्शंस आपके? अर्चना जी वाओ कह रही है। नहीं, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया ना ईशान जी की, हमारी बॉडी हम्म। सड़ती है और फिर क्रिएटर की लाइट से हम आगे बढ़ते हैं, हाँ उससे मैंने वाव बोला हाँ हाँ हाँ। कि अगर हम बैलेंस रहें तो वो हम्म एनर्जी कितना इफेक्ट करेगी, मतलब बाकी चीजों के हम्म। उसमें। सच बट में सच में। ये न्यू है कि मतलब बॉडी सड़ भी रही है, अगर हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो शायद वो प्रोसेस थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, राइट? हम्म। हाँ 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 हाँ। वही चीज है, लेकिन तभी तो देखो सबसे मेन चीज क्या होती है ना, यहाँ पे बात आती है कि हम एक अनंत रचयिता की सेवा कर रहे हैं, एंड एक अनंत रचयिता की सेवा करने से क्या मिलेगा, हमें एक अनंत रचयिता का प्यार मिलेगा, चाहे वो कैटलिस्ट की फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो हमारे को हीलिंग या बैलेंसिंग में मिल रहा है। एंड होता क्या है, जो एक एनर्जी होती है रचयिता की सेवा करने पे हमें सोर्स एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं हम्म हमारी जो हमें उसको इंटेलिजेंट इन्फिनिटी कहते हैं। एंड जो जो हम्म। इंटेलिजेंट इन्फिनिटी है, यही रीजन है कि हम जिंदा हैं, एंड यही रीजन है जिसकी लिए हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ये यही सब चीजों को चला हम्म। रही है, पूरे ब्रह्मांड में सब चीजों को चला रही है, हमारे शरीर को, हमारी माइंड को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, स्पिरिट को, यही सब चीजों को चला रही है। एंड इसी चीज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं सारा का सारा, कि हम किस तरीके से इस एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें अपनी अ, जो एक अनंतता का सोर्स है हमारे अंदर ही है, हम ही रचयिता हैं, लेकिन वो रचयिता का जो हमारा वो है एक्सेस है, वो रचयिता का जो कि अनंत रचयिता है, वो हमारे पास एक्सेस नहीं है उसका पूरा। एंड जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारी सिर्फ और सिर्फ यही कामना रहती है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हम उस नया जो अनंत रचयिता है, जो कि मिस्ट्री है, वो हमें उजागर होता रहे, एंड इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का हमें टुकड़ा और मिलता रहे, ताकि हम उस रचयिता के भी करीब आ सके, एंड जो रोशनी हमारे अंदर रचयिता की आ रही है, वो फिर हमारे थ्रू दूसरों के अंदर भी जाती है, एंड उससे दूसरों का भी भला होता है। हाँ। वही ये सेवा है फिर। हम्म तो हीलिंग अपनी भी होती है, इससे दूसरों की भी होती है पूरी। हम्म। सर्विस टू अदर्स की ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। यस यस, ट्रू। यस। किसी के कोई और थैंक्स, कोई बहुत थॉट्स, अच्छा रिफ्लेक्शंस? अच्छा हाँ हाँ समझाया आपने, और अच्छे से समझ में आया वो पिरामिड वाला भी, हाँ। अच्छे से समझ में आया। थैंक यू अर्चना जी फॉर योर फीडबैक एंड योर पार्टिसिपेशन। और किसी के कोई थॉट्स, रिफ्लेक्शंस? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 4.15। तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप हमें हीलिंग प्रैक्टिस के अंदर ट्रेन करें? रा कहते हैं ये पॉसिबल है। 4.16, क्या आप हमें ट्रेन करेंगे? रा कहते हैं वी विल। तो क्वेश्चन है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा या इस चीज़ के अंदर। क्या आप कुछ और बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में? क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप मेरे को एक प्रोग्राम बता सकें कि ट्रेनिंग के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है कि मैं क्या सवाल पूछूं इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ जो कि आपको सेंस मेक करे, जिससे आपको। तो रा कहते हैं कि आई एम रा, वी कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर एज यू नोटेड देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वाइब्रेटरी साउंड कॉम्प्लेक्स विच कैन बी यूज्ड इन सीक्वेंस टू ट्रेन द हीलर। तो रा कहते हैं कि हमने आपकी इस इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को कंसिडर करा है, जैसे कि आपने इस चीज़ का नोट करा कि यहाँ पे काफ़ी टाइप की नॉलेज है, बहुत अलग अलग प्रकार की नॉलेज है, जिसको आप हीलर को सिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी टाइप का सिलेबस है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हीलर को ट्रेन करने के लिए। तो अगर मैं उस चीज़ को छोटे में बताऊं, उस चीज़ का जिस्ट बताऊं, द सिनॉप्सिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट एंट्री दैट यू माइट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वॉल्व। तो आपको जिस्ट में आपको ये जानने की खास ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें इस कार्य में इन्वॉल्व हैं, यानी हीलर की ट्रेनिंग के अंदर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड मैं बोल रहा हूँ पूरी लॉ ऑफ वन के अंदर, अगर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, ये डिसिप्लिन माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, सारा स्पिरिचुअल वर्क की फाउंडेशन है। ज़्यादातर लोग आगे पहुंच जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, लाइक अलग अलग टाइप्स के बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है इन्होंने स्टार्टिंग में लेट करी थी, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन अभी एक्सरसाइजेज आएंगी इसी के अंदर ही। तो लाइक अवेयर रहे, मतलब काफ़ी लाइक लाइक जस्ट स्टे कॉन्शियस एंड लाइक ओपन योर माइंड्स इन दिस। तो पहला इसमें ये आया कि
Firstly, the mind must be known to itself. It is like the gold mine of the law of one. अभी ये जो चल रहा है ये एस्पेक्ट है सारा। तो हीलर की ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो हीलर की ट्रेनिंग का सिनॉप्सिस चल रहा है। फर्स्टली द माइंड मस्ट बी नोन टू इटसेल्फ। सबसे पहले माइंड को पता होना चाहिए कि वो कौन है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट डिमांडिंग पार्ट ऑफ हीलिंग वर्क। If the mind knows itself, then the most important aspect of healing has occurred. For the consciousness is the macrocosm of the law of one. तो लॉ ऑफ वन का मैक्रोकॉस्म होती है कॉन्शियसनेस, चेतना। एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, तो ये है आपका एक ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे होगी आंखें, एंड यहाँ पे आपका अंदर आ गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह, रेप्टिलियन ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये जो ब्रेन है इसके फंक्शन से एंड दो चीज़ें और आती हैं। यहाँ पे हार्ट आता है, यहाँ पे दिल जो कि हमारा ब्लड पंप करता है, एंड फिर यहाँ पे एक आता है गट जो कि हमारा पेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये तीन कंपोनेंट्स हमारे माइंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। माइंड कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का रिजल्ट नहीं होता। ये तीन कंपोनेंट माइंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपना। तो ये होता है अपना कीगोंग के अंदर। इसे तीन टाइप की एनर्जीज में आता है, ये जो थ्री थ्री मेजर एनर्जीज में आता है चीगोंग के अंदर भी। ये आपका होता है थॉट्स के लिए, एंड ये होता है आपका फीलिंग्स के लिए, एंड ये होता है आपका इंट्यूशन के लिए, इंस्टिंक्ट्स। ये कोरिलेट करता है रेप्टिलियन ब्रेन स्टेम। यानी जो क्रेप्टाइल होता है, जैसे एक छिपकली होती है, सांप होता है, उसमें इंस्टिंक्ट्स होते हैं। एंड वो इंस्टिंक्ट्स उसका जो होते हैं एस्पेक्ट रेप्टिलियन ब्रेन स्टेम के, कि कोई खतरा एंड डेंजर, एंड अंदर से जो एक जो ऑटोमेटिक जो एक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति इस सिस्टम से निकलती है। एंड ये हमारे माइंड कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, काफ़ी लोअर लेवल हिस्सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डोमिनेट करता है सारी चीज़ों को। इसके बाद सेकंड डोमिनेंट एस्पेक्ट आता है फीलिंग्स। ये होता है हमारा मेमोरियन लिम्बिक सिस्टम से कोरिलेटेड होता है। मेमोरियन लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स के लिए कोरिलेट करता है, जो कि सारे मैमल्स के पास होता है। कुत्ता, बिल्ली एंड जब बंदर, इन सब पे जो होते हैं, तो मैमल्स के पास फीलिंग्स का जो होता है कोरिलेट, ये चीज़ है। इसी वजह से हम एक सांप से हम कम कम फीलिंग से रिलेट कर पाते हैं, एंड एक डॉग या कैट से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उन पे मेमोरियन लिम्बिक सिस्टम होता है। एंड फिर ये थॉट्स का जो होता है, ये आपका चलता है नियोकॉर्टेक्स से, कॉम्प्लेक्स नियोकॉर्टेक्स, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन इसके अंदर, एवोल्यूशन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। यही चीज़ है जो कि हमें थर्ड डेंसिटी बनाती है, क्योंकि हम अपने बारे में सोच पाते हैं, रीजन कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। एंड ये तीन कॉन्सेप्ट है, ये माइंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, थॉट्स, इंस्टिंक्ट्स एंड। तो यहाँ पे ये आपका इंस्टिंक्ट्स आ गया, एंड देन इसके बाद आपका ये आ गया मेमेलियन लिम्बिक सिस्टम, एंड देन आपका सबसे बाहर में आएगा कॉम्प्लेक्स नियोकॉर्टेक्स। एंड ये धीरे धीरे ही डेवलप होता है, तभी यहाँ पे हम लोअर एनर्जी सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट थ्री एनर्जी सेंटर्स हो गया आपका। कलर से बनाता हूँ यहाँ पे। हम्म, ये रेड, ऑरेंज, येलो। ये फर्स्ट थ्री एनर्जी सेंटर्स हो गए, एंड देन ग्रीन हो गया, एंड देन इसकी मास्टरी आगे ब्लू एंड इंडिगो में आती है। एंड देन फिर वॉयलेट तो बात की बात है। तो
यहाँ पे अब ये हो रहा है कि लोअर 3 एनर्जी सेंटर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड देन आपका मेमेलियन लिम्बिक सिस्टम इवॉल्व होता है, तभी जो बैलेंसिंग होती है हमेशा नीचे से ऊपर बनती है। एंड सबसे पहले बैलेंसिंग इसकी होती है, फिर इसकी होती है, एंड देन फिर इसकी होती है। फिर मेडिटेटिव प्रोसेस में बात करूँ, सबसे पहले आप जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको अपने माइंड के विचारों को देखना पड़ता है। वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, रुकते नहीं है, आते जाते हैं। एक मंकी माइंड कहते हैं ना, वो चलता रहता है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इंस्टिंक्ट्स पे चलता जा रहा है। फिर जब हम इस चीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, हम एकदम समझ पाते हैं कि विचारों का काम है आना एंड जाना, एंड हम बैलेंस बनाना स्टार्ट कर पाते हैं, तब हम अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। हमने विचार शांत कर लिए, लेकिन अब हम अपनी फीलिंग्स को ध्यान दे पा रहे हैं साथ में। यार ये विचार आ रहा है, इन विचारों के साथ अब मेरी ये फीलिंग फील कर रहा हूँ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जब हम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन आती है जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं बैलेंसिंग में। एंड ये आपका थॉट अवेयरनेस होगी, बेसिक थॉट अवेयरनेस, स्पॉट लाइटिंग कह सकते हैं इसे। एंड फिर जो कॉम्प्लेक्स न्यूरोकॉर्टेक्स आता है, इसके ऊपर हमारे स्टार्ट होता है सारे का सारा वर्क ऑफ एडेप्ट, मैजिकल मेडिटेशंस कह सकते हैं यहाँ पर, मैजिकल वर्किंग्स सारी की सारी इस लेवल पे आना स्टार्ट होती है। एंड ये प्रोसेस है, बाईपास नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगर आप पहले करने की कोशिश करेंगे तो वो एक इनफेक्टिव तरीका रहता है। तो सबसे सेंट्रल बैलेंसिंग जो आती है माइंड की, वो ये आती है कि एक माइंड को सबसे पहली बात ये पता ही नहीं होता कि मैं माइंड हूँ। अगर मैं इस चीज़ को एक दूसरे को रिलेट में निकालूं, तो वो ये आता है कि एक डायग्राम था यहाँ पे, ये रहा। तो हम समझते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमारा वो है, फिजिकल बॉडी एंड माइंड है, हमारी ईगो है, यही हम है, ईगो। कि ये हमारी ईगो है, ईगो इज द ट्रुथ, एंड ईगो इज इक्वल टू, ईगो इज इक्वल टू माइंड बॉडी, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स इज द ट्रुथ। ये अंडरस्टैंडिंग होती है कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग के। लोग, हर कोई यही समझता है कि यार यही तो असली सच्चाई है। बट ये जो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो राने बोली सिर्फ एक लाइन के अंदर, द माइंड मस्ट बी नोन टू इट्स, वह हमारा काम क्या बनता है इस चीज़ के अंदर कि, इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो हमारा काम यहाँ पे बनता है कि हम माइंड को रियलाइज करवाएं कि वो कौन है। जब माइंड को पता चल जाता है कि वो असली सब्जेक्ट नहीं है, when mind knows itself, the ego drops, and the truth and oneness, truth, unity and oneness takes holds। जब ये चीज हो पाती है, तभी आप लॉ ऑफ वन पे जा सकते हो आगे। जब तक आप अपने आप को माइंड से आइडेंटिफाई करते हो कि एक आवाज जो आपके मन में चलती है, आप समझते हो आप यही हो, तब तक आप स्पिरिचुअल अपने रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। एंड इसका ये सिंपल सी ये बात है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो या फिर आप जब अपने आप से बात करते हो, एंड जो एक आवाज़ है जो आपसे बात करती है, आप ये समझते हो जो आवाज़ आपसे बात कर रही है, सब चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, सामने वाले लोगों से बात कर रही है, आपकी असली पहचान यही है, आप इससे ज़्यादा कुछ और हो ही नहीं। तब आप सफ़र करते हो लाइफ में, तब आपके लाइफ में जो कैटलिस्ट लगते हैं आपको, वो सफ़र करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस जो जीवन है, इस इल्यूजन है, उस इल्यूजन के साथ अटैच हो जाते हो। एंड माइंड भी इल्यूजन का एक वो है। अब माइंड को पता ही नहीं कि वो इल्यूजन का रास्ता है। एंड माइंड नोज इटसेल्फ के अंदर ये आएगा कि माइंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इल्यूजन, एंड मेकिंग इटसेल्फ रियलाइज दैट
liberates you in your experience. जब माइंड को रियलाइज होता है कि यार मैं भी तो एक इल्यूजन हूँ, मैं भी तो एक फाइनाइट हूँ, मैं इन्फिनिट नहीं हूँ। इन्फिनिट सिर्फ और सिर्फ वन इन्फिनिट क्रिएटर है, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कि दैट आई एम जस्ट अ टूल इन द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग इन दिस इनकारनेशन। कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल हूँ, कि मैं यहाँ पे असिस्ट कर रहा हूँ इस इनकारनेशन में। जब ये चीज आप इस चीज को एक्टिवेट कर लेते हो, तब लाइफ में से सारी सफरिंग्स चले जाती हैं। तब माइंड इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। वरना क्या होता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहले क्या होता है आपका यहाँ पे, सबसे पहले आपका ये थॉट अवेयरनेस यहाँ से बैलेंस होना स्टार्ट होता है। आपके इंस्टिंक्ट में आपको डेंजर फील होता है, एंड यहाँ से जैसे ही डेंजर फील होता है, आपका फीलिंग सिस्टम खराब हो जाता है। फीलिंग सिस्टम, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, एंड आपका थॉट प्रोसेस, इमोशन, सैडनेस, एंगर सब में पहुंच जाता है। एंड जैसे ही ये खराब होता है, फिर आपका थॉट प्रोसेस बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि माइंड को रियलाइज ही नहीं है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। एंड उस पॉइंट पे जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, फिर माइंड में और खराब विचार आने लग जाते हैं, डिस्टॉर्शंस बनते बनते पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। एंड इस चीज़ की जो हीलिंग स्टार्ट होती है, वो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होती है। कि सबसे पहले अभी अभी जो ये पार्ट हो रहा है स्टार्ट हीलिंग इनिशिएशन का, ये एक हायर अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। हायर अंडरस्टैंडिंग यानी लॉ ऑफ वन की अंडरस्टैंडिंग से हम ऑपरेट कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस इज द माइक्रोकॉज्म ऑफ द लॉ ऑफ वन। जो चेतना है वो लॉ ऑफ वन का माइक्रोकॉज्म है, पूरे ब्रह्मांड का माइक्रोकॉज्म है चेतना। पूरी यूनिटी, जो यूनिटी और इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, सबसे 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 जो एक बारीक पार्ट है, सबसे ज्यादा शुरुआती बुनियादी पार्ट है, वो कॉन्शियसनेस है, उसका चेतना है हमारी। एंड चेतना हमारे माइंड से भी ऊपर की चीज है। एंड हमने जहाँ पे इस चीज को कॉन्फ़िगर कर लिया, चेतना को हमने माइंड से ऊपर लिया है, वो यहाँ पहले पार्ट पे आएगा कि जो एक स्पिरिट है, स्पिरिट माइंड से ऊपर है। एंड हमने इस चीज को रियलाइज कर लिया, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर आती है चीज। एंड ये चीज ओनली मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ, द लॉ ऑफ वन। इस चीज का जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ माइंड एंड बॉडी, क्योंकि होता क्या है कि अभी के टाइम पे हम सारे के सारे लॉ ऑफ वन स्टडी कर रहे हैं, एंड हम सारे के सारे माइंड एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स तक ही हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग पे हम इंटेलेक्चुअली कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड चीजें करते हैं, बट द थिंग इज हम स्पिरिट कॉम्प्लेक्स लेवल तक अभी पहुंचे ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर, एक्सपीरियंसेस के अंदर, यूनिटी के एक्सपीरियंस के अंदर। अपने आप को इस लेवल पे डिटैच करते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ताकि हम एक्चुअली में इंटीग्रेट कर सकें इन सब चीज़ों को। हम माइंड के लेवल से हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें स्पिरिट के लेवल पे आना पड़ेगा। एंड वो चीज़ तब हो पाएगी जब हम अपने माइंड को ड्रॉप करना जान सकेंगे, कि हम जान सकेंगे कि मैं अपना माइंड से ऊपर हूँ, मैं अपने माइंड से बड़ा हूँ, एंड मैं स्पिरिट हूँ। एंड हम मैं स्पिरिट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस मोमेंट पे। जो स्पिरिट, जो कि जब से मैं पैदा हुआ था, ठीक है, द स्पिरिट दैट एग्जिस्टेड सिंस आई वॉज born एंड टू दिस टाइम एंड टिल आई डाई। कि जब से मैं पैदा हुआ था अभी के टाइम तक, और जब तक मैं मरूंगा, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। सब चीज़ें बदल जाएंगी, माइंड बदल जाएगा मेरा, बॉडी बदल जाएगी मेरी, लेकिन जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो विटनेस है यहाँ पे, जो कि मेरे स्टैंड पॉइंट से मेरे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वही का वही रहेगा। ये अल्टीमेट ट्रुथ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। एंड ये माइक्रोकॉज्म है लॉ ऑफ वन का, एंड इसी माइक्रोकॉज्म के ऊपर सारा मैक्रोकॉज्म बना है। एंड हम सबसे पहले माइक्रोकॉज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, माइक्रोकॉज्म को बैलेंस करते हैं, एंड फिर उस बैलेंसिंग से जो कॉन्शियसनेस निकल के आती है, उसके थ्रू हम मैक्रोकॉज्म तक जाते हैं, कि हम सब चीज़ों के साथ वन हो रहे हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन में वननेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिट, अब क्या चीज़ है कि जो स्पिरिट, ये सिर्फ और सिर्फ बिफोर आई वॉज बॉर्न भी है, लेकिन ये इट एग्जिस्टेड, इट एग्जिस्ट बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड विल एग्जिस्ट आफ्टर आई विल डाई। ये चीज वो चीज है, जब ब्रह्मांड बना था तब के टाइम पे भी ये चीज थी, एंड ब्रह्मांड खत्म होगा तब भी ये चीज रहेगी। इट एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन द
creation happened and will be there until the end of all creation. It is the part of the one infinite creator that we all have. बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रूथ, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल है अगर हमें लॉ ऑफ वन पे आगे बढ़ना है प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली, नॉट जस्ट सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में, बट एक्चुअल में इस चीज़ पे अपना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। लाइक एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इट इज ट्रांसफॉर्म बट नॉट एंड। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफी ज्यादा लाइक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ एक एस्पेक्ट कवर करती है लाइफ का, वो आपका एस्ट्रोफिजिक्स का डोमेन कवर करती है, आपका आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। एंड ये एक लॉ ऑफ वन है, ये आपका सारी रियलिटी कवर करता है। एंड आप इस चीज को थोड़ा और बताएंगे अर्चना जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को अभी जो आपने समझाया ना ईशान जी, ये समझ में आया हम्म कि लाइक हमें उस वननेस को ढूंढना है जो कि हम अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में एक बैलेंस बना के ढूंढ पाएंगे, और हमें स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में जाके वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी जो कि मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल है। लाइक कि हम्म हमें मुझे जो समझ में आया, मैं अपनी भाषा में आपको बता रही हूँ। हम्म तो और वहां जाके हमें पता चलेगा कि मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं कभी एंड नहीं होती, मेरे जन्म से पहले भी मैं थी और मरने के बाद भी मैं रहूंगी। तो मैं हम्म उस चीज पे बोल रही थी कि इट्स लाइक, जैसे वो आपने भी बताया, आइंस्टाइन ने बोला कि ये एनर्जी है हम्म हम, और तो मैं उस वे में कह रही थी। लेकिन हम्म एक चीज मुझे और पूछनी है। जैसे आपने अभी कहा कि स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में जाके हम वो वननेस को फील करते हैं। तो जैसे अभी हम्म हमें पता है कि जब से हम लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, हम नहीं है, ये चीज नहीं है। हम्म लेकिन वो सिर्फ हम एक नॉलेज के थ्रू बोल रहे हैं। कई बार हम हम्म इम्बैलेंस भी होते हैं। तो जो रियल में जब हम उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, तब हम्म जाके हमारी वो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी इन रियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नॉलेज आपका सिर्फ और सिर्फ उसमें आता है, आपका माइंड कॉम्प्लेक्स में जा रही है, लेकिन एक्सपीरियंस आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में जाता है आपका। हाँ, तो फिर मैंने ये अभी हम्म एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं अभी माइंड हम्म बॉडी हम्म पर ही हूँ। ओके। हम्म। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? हम्म 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 तो अब ये तीन आपका एस्पेक्ट बनते हैं, ये आपका बनता है, इसे इसे कहते हैं आपका प्री रैशनल। ये दोनों चीजें होती हैं, ये होती हैं आपका प्री रैशनल, प्री रैशनल, प्री रैशनल मोड्स ऑफ नोइंग। कि आपको इंस्टिंक्ट से पता चल जाता है कि कई बार आप किसी के सामने खड़े हो, आपको इंस्टिंक्ट से पता चल गया है कि यार ये डेंजरस है या फिर ये सेफ है, वो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं। एंड जो आपका माइंड कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है आपका रैशनल मोड ऑफ नोइंग। रैशनल मोड ऑफ नोइंग यानी आप लॉजिक के थ्रू आप चीज़ों को जानते हो, समझते हो कि लॉ ऑफ वन की अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है। एंड इससे ऊपर आती है एक अंडरस्टैंडिंग, वो होती है ट्रांस रैशनल मोड्स ऑफ नोइंग। ट्रांस रैशनल मोड ऑफ नोइंग। एंड ये होता है, ये आपका नीचे की तीनों मोड्स ऑफ नोइंग का आपका वो है, इंटीग्रेशन है। कि आप यहाँ पे अपना ब्रेन, हार्ट एंड गट, इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ ब्रेन हार्ट एंड गट, जब आपकी ये तीनों इंटीग्रेटेड चलते हैं, ये तीनों भी वननेस में चल रहे हैं, ब्रेन, हार्ट और गट, ये तीनों भी वननेस में चल रहे हैं इंटीग्रेशन में, तब जाके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड ये बैलेंसिंग है, दिस इज द बैलेंसिंग, दिस इज द बैलेंसिंग। एंड द बैलेंसिंग then is the act of continuously refining the energetic inefficiencies and reducing the entropies caused by self contraction
experienced when the catalyst is hit. इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूं तो बैलेंसिंग फिर आपका एक एक्ट है कि आप कॉन्शियसली रिफाइन कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली रिफाइन कर रहे हो अपनी एनर्जेटिक इनएफिशिएंसीज, और जो एंट्रोपीज हो रही है उन्हें आप रिड्यूस कर रहे हो। एंट्रोपी यानी एनर्जी लॉस जो हो रहा है आपको जब आप सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहे हो, यानी जब आपकी चेतना सिकुड़ जाती है, जब आपको कैटलिस्ट हिट होता है, उस पॉइंट पे जब आपको जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन फील होता है उस चीज की एंट्रोपी को आप रिड्यूस कर रहे हो, अपनी एनर्जेटिक एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, एंड अपने आप को इंटीग्रेटेड फॉर्म में परफॉर्म करवा रहे हो, वननेस के फॉर्म में ला रहे हो। एंड ये वननेस के फॉर्म में लाना ये एक बार की बात नहीं है, ये इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि कैटलिस्ट कॉन्टिन्यूसली हिट करेगा आपको, कॉन्टिन्यूसली आपको सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन में डालेगा, एंड कॉन्टिन्यूसली आपको एनर्जेटिकली इनएफिशिएंट बनाएगा। क्योंकि थर्ड डेंसिटी रियलिटी का वेल बहुत भारी इसीलिए चलता है, इसका काम ही यही है कि वो डिके करता है। तो इट इज द कॉन्टिन्यूस एक्ट ऑफ कॉन्शियसली रिफाइनिंग। एंड ये जो चीज़ है देखा जाए तो when the integration happens, the gateway to intelligent energy, intelligent infinity, life force is open, which may be used for several productive healing and spiritual works. काफी हैवी कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन में इतना कुछ निकला है अभी। क्योंकि बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर लोग एक लाइन को इसको पढ़ के निकल लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि द माइंड मस्ट बी नोन टू इटसेल्फ। सबसे ज्यादा डिमांडिंग पार्ट है हीलिंग वर्क का। अगर माइंड अपने आप को जानता है तो सबसे इंपॉर्टेंट हीलिंग हो चुकी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही लॉ ऑफ वन का माइक्रोकॉस्म है। तो सेकंड पार्ट को करके खत्म करता हूँ मैं, लाइक टाइम भी हो रहा है। तो सेकंड पार्ट हैव टू डू विद द डिसिप्लिन्स ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स। ये माइंड कॉम्प्लेक्स का डिसिप्लिन्स था, एंड माइंड कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन्स में अभी आगे बहुत और है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। बस अगले सेशन का वेट है मेरे को। तो द सेकंड पार्ट हैज टू डू विद द डिसिप्लिन्स ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जो इन स्ट्रीमिंग्स होती है हमारे प्लैनेट में आती हैं, वो इन स्ट्रीमिंग्स हमारे प्लैनेट से होते हुए, हमारी बॉडी से होते हुए, देन फिर वो हमारे ऑरिक प्लेन में आती है, हमारी ऑरा के अंदर आती है, ऑरा की तरह एक्ट करती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग्स की डिसिप्लिन की भी किस तरीके से एनर्जी आती है, बैलेंस कैसे करना उस एनर्जीज को, लव और विजडम की बॉडी कॉम्प्लेक्स के नेचुरल फंक्शंस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। बॉडी कॉम्प्लेक्स अपने आप में बहुत डीप, सेम चीज़, बहुत डीप चीज़ है ये भी। एंड इस चीज़ को मैं तरीके से एड्रेस मैं सोच रहा हूँ अगले सेशन में ही करूँ। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन थी जो कि डिसिप्लिन ऑफ द माइंड कॉम्प्लेक्स में, जो कि अभी आगे और हम जाएंगे इस चीज़ में, आगे आएगा। तो थर्ड एरिया इसमें ये स्पिरिचुअल, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। एंड ये पहले दो डिसिप्लिन्स जो कनेक्टेड होते हैं, मतलब पहले दो डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल करते हुए जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को अटेन करने का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे आता है स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के बैलेंस में। कि माइंड कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन्स, बॉडी कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन्स, एंड इन दोनों डिसिप्लिन्स के थ्रू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का डिसिप्लिन आता है। जो कि आपका एक तरीके से ये हो गया कि मैंने जो इंटीग्रेशन कर दिया है माइंड ब्रेन और गट का, ब्रेन हार्ट और गट का, ब्रेन गट और हार्ट और गट का इंटीग्रेशन अपने आप में आपका तीनों का इंटीग्रेशन हो गया है, माइंड एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स का। एंड इसके बाद जो ट्रांस रैशनल मोड्स ऑफ नोइंग का इस्तेमाल करेंगे हम, इसका जो इस्तेमाल करेंगे वो आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का डिसिप्लिन आता है। कि हम ट्रांस रैशनल मोड्स ऑफ नोइंग का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम गेटवे टू द इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को किस तरीके से कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत डीप चीज़ है, टोटली इंडिगो रेन वॉलेट रे के ऊपर एक्शन है ट्रांस रैशनल मोड्स ऑफ नोइंग का। तो यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं। एंड किसी के कोई सवाल, लाइक लेट्स टेक 15 मिनट्स फॉर दी सेशंस एंड कैजुअल टॉक्स। किसी के कोई थॉट्स, रिफ्लेक्शंस, क्वेश्चंस, डाउट्स? नहीं, डाउट्स तो कुछ नहीं है, आपने इतने अच्छे से समझाया और काफी मतलब बहुत डीप चीजें हमें समझ में आई, अच्छे से बहुत हाँ, क्लियर हुए हैं चीजें, और आगे के सेशन का वेट है। सीरियसली या बहुत डीप है यार, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इस चीज़ की आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको लाइफ में लाइक
एक्चुअल चेंजेस फील होंगे, लाइक माइंड कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन से कि आप कितने इफेक्टिवली आप कैटलिस्ट प्रोसेस कर रहे हो। मैं अब अभी भी मैं मतलब लाइफ मेरे को चाहे लॉ ऑफ वन को पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया, एंड ये जो चीज़ है मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं जो आपका डिसिप्लिन ऑफ द माइंड कॉम्प्लेक्स है, अभी हाल फिलहाल में मैंने इस प्रैक्टिस में थोड़ा और एफर्ट डालना स्टार्ट करा। पोलैरिटीज की एक्सरसाइज का जो है वो आगे आएगा, पोलैरिटीज की जो एक्सरसाइज है, एंड बहुत इफेक्टिव चीज़ है यार। आपका मतलब जिस तरीके से आप लाइफ को नेविगेट करते हो, कैटलिस्ट को प्रोसेस करते हो, एंड वो हर हर दिन आपको एक नया आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने आप को कहाँ पर डिसिप्लिन कर सकते हो, क्योंकि एरियाज बहुत हैं, बहुत एरियाज हैं। हम्म। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच ईशान जी, इतना आप एफर्ट डाल रहे हैं। अच्छा था सेशन, बहुत कुछ सीखने बिल्कुल को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर वेलकम अर्चना जी। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर जी। एग्जिस्टेंस। आपकी मौजूदगी वैल्यूएबल है यहाँ पे। लाइक अब लोग होते हैं, लोग नहीं हो तो मैं किसके लिए सेशन करूँगा। एंड मेरे को पता है कि यार लोग हैं, सीक आउट करते हैं, वेट करते हैं कि सेशन है, मैं आऊँगा, कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो लाइक मेरे को भी मोटिवेशन है कि मैं आऊँ, अपना शेयर करूँ। वरना अब तक मेरे अंदर ही है सारी की सारी बातें, किसी को पता थोड़ी है ये सब की सब चीज़ें। ये सेवा का नहीं, मैं मौका है मेरे सेशन लिए। दोबारा सुनूंगी, मैं अपने नोट्स बनाऊंगी जो मेरे को अपने उसमें समझ में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या बस इसे अपलोड मारता हूँ, इसे मैं सेशन के बाद वीडियो को कर या दूंगा अपलोड। श्योर, थैंक यू। ये वेलकम। हमको भी आगे रिवीजन करना है, इसमें काफी बेहतर हेल्प मिलेगा। हालांकि आपका शुरुआत काफी अच्छा है। यही है, मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए थे क्योंकि हम अभी बेंगलुरु में आए हुए हैं, अच्छा अच्छा अभी इधर अच्छा। का हम देख। कोई नहीं, अपलोड कर दूंगा वीडियोस, एंड मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा उसका लिंक, एंड यू कैन लाइक वॉच इट ऑल्सो। और ये शुरुआत जो था, हम जब जुड़े थे उस वक्त हीलिंग के टॉपिक पे चर्चा हो रहा था। तो हीलिंग हम्म। को लेकर कुछ बात शेयर करना चाह रहे थे, जैसे कि हम अलग अलग तरह का ना हीलिंग प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक सिंगल हीलिंग प्रैक्टिस लंबे टाइम हम किए नहीं, क्योंकि हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था ना बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो उस कारण हम्म। हमको ज़्यादा सिंगल प्रैक्टिस में ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, वो कहते हैं ना, एक मेथड में प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन नहीं। तो अलग अलग हम्म। फील्ड में एक्सप्लोर करने में ज़्यादा लगे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वजह से सिंगल, अब जैसे रेकी हो गया, उसमें जनरली बोला जाता है वो काफी प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि थर्ड लेवल तक का कोर्स किया बट प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास से ना काफी बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट ले आता है, अगर हम ईमानदारी से अगर हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसा कि हाँ आप हाँ बताए थे हाँ कि कोई अगर प्रैक्टिस शुरू करता है तो उस वक्त अपने आप वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, बस ईमानदारी से शुरू करने का जरूरत है जिसको भी हाँ 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 होते हाँ। हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल वो। रास्ता अपने आप खुलते चला जाता है, जिस हाँ भी हाँ लेवल तक पहुंचना चाहे उस लेवल तक के लिए अपने आप मिलते जाना है इंटरनल हाँ हाँ बिल्कुल। निखिल ने भी यही बात बोली थी कि कैसे विल और फेथ, इच्छा शक्ति और आपका विश्वास, ये चीजें हीलिंग कर देता है, लाइक अपने आप में ही इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेट भी खोल देता है। यही भाई हैमी सिंह ने भी यही मेडिटेशन करवाता है ये सब पूरा। हरमन सिंह में भी यही है। यही सब मेथड्स, हाँ। हरमन सिंह में साथ में पता है क्या है कि आप हरमन सिंह जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप में ही वो डिसिप्लिन है कि आप अपने माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर डिसिप्लिन बनाते हो ही उन चीज़ों को आप एक्शन में लाते हो, तो वो अपने आप में ही डिसिप्लिन में आ जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि एक अगर आप एक चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, कि मान लो अगर आप हील हो गए साइकोसोमैटिक, अगर मैं बीमारियों की बात करूं, कि आपने बॉडी कॉम्प्लेक्स में हम्म। आपने कोई डिस्टॉर्शन हील करी, ठीक है, आपने वो हील करी, ठीक है, लेकिन आपने वो हील को ऐसे ही कर दिया कि मतलब ऊपर ऊपर से ही बैंडेड लगा दी, यानी आपने इफेक्टिवली नहीं करा उस चीज़ को हील, यानी आपने आपको कोई कैटलिस्ट है, आपने उसको प्रोसेस नहीं करा, लेकिन आपने दवाई ववाई लेके सही कर दिया, and आपने उस चीज़ को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, तो वो एनर्जी आपके कुछ और एरिया में चला जाएगा। तो इसलिए हाँ जो एक चीज़ आती है कि डिसिप्लिन्स की जो बात आती है, जो कैटलिस्ट प्रोसेस करने की जो बात आती है, एंड जो यहाँ पे भी बात आई थी कि जो एक अंदर से डिस्टॉर्शन होनी चाहिए हीलिंग की, कि आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि आप हील कर रहे हो, और लॉ ऑफ वन एक तरीके से मतलब आप एक उस एनर्जी को आप लेके चल रहे हो जो कि आप इवॉल्व हुए हो। ज़्यादातर लोग जिस स्थिति में, मतलब फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं, फिर जो सेल्फ टू सेल्फ एंटिटीज होते हैं,
वो आपका खुद नहीं बदलते, वो दुनिया बदलने की सोचते हैं। एंड अगर उनको कोई कैटलिस्ट आया है तो उस पॉइंट पे वो उस चीज की लर्निंग से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन उस चीज को बस जैसे तैसे इस चीज को मैं बदल दूं, उस चीज को बस सही कर दूं, बस ये हो जाए। एंड वो मान लो हो भी सही भी हो गए, लेकिन वो कैटलिस्ट उनका फिर किसी और तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगा कहीं और। तो ये एक इसमें डिफरेंस रहता है कि एक कैटलिस्ट प्रोसेस करना एक यूनिटी और इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ, और एक इस चीज पे डायरेक्ट बैंडेड लगा देना, तो वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग आ जाती है यहाँ पे। वो ईगो से सोचते हैं ज्यादातर। ईगो उनके लिए कंट्रोल इंपॉर्टेंट दैट्स होता है। उनको कंट्रोल एंड रास्ता नहीं मैनिपुलेशन। दिखता। हम्म। उनके लिए हीलिंग भी यही क्या है, यही हम्म। है कि यार ये खराब कैसे हो गया, ये सही हो जाए, इसे मैं बदल दूं बस। उनके लिए ये नहीं है कि कोई डिस्टॉर्शन है उसको हील हम्म। करो और पहले से बेटर बनो। उनके लिए बस ये बस बदल जाए, ये सही हो जाए, ये दर्द ना हो मेरे को अभी बस। एंड वो चाहे कहीं और हो जाए, लेकिन यहाँ पे पेशेंस दर्द ना हो लेवल अभी। नहीं। हाँ, मतलब होते एडवांस भी हैं, बहुत सारे अडेप्ट भी होते हैं नेगेटिव एंटिटीज में भी। पेशेंस वगैरह भी होंगे एंड एवरीथिंग भी होंगे। एंड हम्म। वो होते अलग होते चीज़ है, लाइक बहुत। हाँ, नुआंस है इस चीज़ में। मतलब ज़्यादातर जो एक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, जो एक नेगेटिव एंटिटीज को लेते हुए है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप लिटरली सोफिस्टिकेटेड आप नेगेटिव एंटिटीज देखोगे तो लाइक दे आर लाइक वेरी वेरी ब्रिलियंट, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहीं से भी इविल है। तो ऐसे टाइप के भी नेगेटिव एंटिटीज होते हैं। हाँ, बहुत। ये बड़ा ही अंदरूनी मामला हो जाता है किसी को लेकर के। सोच लो भी वो भीतर से कैसा है नहीं है, या कोई भी कहीं भी अगर कुछ टेंशन अगर गड़बड़ हो, डिटेक्ट करना हमेशा शुरुआत में मुश्किल ही होता है। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन में वो सामने निकल के आता है कि कहाँ कहाँ इन्फ्रिंजमेंट का आदत है, जो कभी कभी एक टाइम ऐसा आ भी सकता है कि हाँ वो पूरे क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए इन्फ्रिंजमेंट करने के चक्कर में। तो वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही वो पता चलता है। ऑब्जर्वेशन की तो चीज़ है, चेतना एक्चुअल में होती क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन की क्षमता है कि हम एक एक पल जो जी रहे हैं हम उसको कितने हम डेप्थ में जी रहे हैं, हमारा कितना गहरा अनुभव है, कि हमारी जो डेंसिटी है, हमारा जो लव एंड लाइट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हम दम लव एंड लाइट अपने एक्सपीरियंस करके हम वापस बाहर दे रहे हैं, वो हमारा कितना ज्यादा है, यही तो डेंसिटी होती है। एंड किसी भी एक्सपीरियंस के अंदर हम पता करवा पाए चीजें, फॉर एग्जांपल कि हमारे सामने कोई नेगेटिव एंटिटी है and हमें पता ही नहीं चल रहा वो नेगेटिव एंटिटी है। वो एक सिंपल एंटिटी को नहीं पता चलेगा जिसकी डेंसिटी कम है, लेकिन वो एंटिटी जो कि अपने आप को शीशे में देख सकता है, जैसे किसी और एंटिटी को देख रहा है, तो वो ऐसे देख रहा है जैसे कि वो उसके अंदर ही झांक के देख सकता है, उसके दिल को अच्छे से देख पा रहा है। यही तो डेंसिटी का काम होता है, कि वो जो एक रोशनी होती है, उसका तेज होता है, वो सामने अंदर तक चले जाता है चीजों के, वो सच्चाई को उजागर कर देता है। एंड ये चीज जो होती है ये आपका अनुभव से आती है, ये आपका एक्सपीरियंस, आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है, आपका सोल जो कहते हैं ना, ओल्ड सोल्स, वॉन्डरर्स, हाई डेंसिटी वॉन्डरर्स, एडेप्ट, ये वो लोग हो गए जो कि चीजें देख पाते हैं एंड वो पहचान लेते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को, सच्चाई को। ये सैटरडे को सैटरडे ही होता है या और कोई टाइम पर प्रोग्राम? नहीं, सैटरडे को मैं ही सेशन होस्ट करता हूँ। एंड अच्छा। संडे को वो होता है एटीएफ, सोनिया अटेंड करवाएगी। एटीए ये सेशन होगा फिर। नॉर्मल लाइफ का आयोजन मैनुअल की तरह ही, अगर हाँ रिपीट करके भी देखते हैं ना तो भी काफी कुछ बेहतर ध्यान में आ जाता है जो अनजाने में हाँ, देखते हैं। ओपन तो ऐसी चीज है जितनी बार पढ़ो हर चीज नहीं मिलेगी, बहुत डीप चीज है इसमें। मेरी तो इंटेंशन यही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही इल्यूजन इतना स्ट्रांग है, एंड फिर उसके ऊपर भी अगर हम ट्रांजिएंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो हम क्या ही हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ ही हम आगे जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सब लोग जो भी मेरी रोशनी से लाइक इम्पैक्ट होते हैं एंड जिन लोगों पे असर हो रहा है, उन लोगों का लाइक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो, अपना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे प्लानट पे बढ़े, हमारी इस एक्टिविटी से, हमारी सेवा से।
और ये इससे शुरुआत में चाहे कितना भी परेशानी आए, लेकिन इंटेंशन बेहतर हो और प्रयास लगातार हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ही बेहतर हो। ये हम देखे लॉन्ग हाँ टर्म ऑब्जर्वेशन। हाँ 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 हाँ। लॉन्ग टर्म में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट विल पावर तो है ही। विल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है आपका। अरे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया था ना आपको इन तीनों चीजों का। तो जो सबसे सबसे नीचे वाला था लोअर थ्री सेंटर्स, वो आपका उसके लिए थे, विल पावर के लिए। एंड फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आपका वो रह गया, हार्ट सेंटर का। फिर आपका माइंड कॉम्प्लेक्स आता है। जब आपका ये दोनों चीजें है ही नहीं, आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी एक भी चीज अच्छी है, विल पावर, तो आप लाइफ में चाहे आप बाकी चीजों में खराब हो, आप अपने आप अच्छे हो जाओगे। विल पावर, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप लॉजिक में भी अच्छे हो जाओगे, थोड़ा दिमाग चलाने में, अपने माइंड को यूज करने में। तो ये आपको आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपका, विल पावर एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी एक सीकर हम में यही डायग्राम क्वालिटी है। देखें, दोबारा देखेंगे। हाँ जरूर। किसी एक सीकर में, लाइक स्पिरिचुअल सीकर्स हैं हम सब यहाँ पे, ये दो ही कैपेसिटी है, चाहे उसमें आईक्यू की कमी है, लेकिन एक दो ही कैपेसिटी है, इच्छुकता, आपका विल पावर इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो अपने आप ही बना लेगा। विल पावर लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी आपका। हाँ, मेन स्टेप यही से गड़बड़ हो जाता है। कई बार लोग स्टेप ही नहीं लेते, तो जब पहल ही ना कोई करे तो फिर वो लोग वही अनजाने में कई बार बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं, खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में, हम्म। जो लाइफ लॉन्ग के लिए कई बार ट्रॉमा भी बन जाता है। हाँ हाँ, वो भी होता है। वो कंफर्ट जोन में रहने के कारण वो कोई तरह का ऐसा मौका आता नहीं है कि कोई बड़ा तैयारी के लिए कोई प्रिपरेशन करे। जब प्रॉब्लम आ जाता है तब उसके बाद लोग परेशान होते हाँ हैं। ऐसे ही तो है, काफी बेहतर है जो भी आपका इच्छा है। चलिए, और किसी के कोई सवाल, क्लोजिंग थॉट्स किसी के कुछ, वाइंड अप करते हैं। कैसे हो विरीत जी, आपसे नहीं सुना हमने। नहीं भैया, आज मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, अभी 10-15 मिनट पहले, तो मैं अभी पहले ये दोबारा सेशन आपको सुनूंगी। जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं। आपने आपने इंटरेस्ट दिखाया, वही चीज काफी है। जी इच्छा होनी मैंने चाहिए। पहुंची अभी थी घर पे, तो बस अभी मैंने कहा चलो ज्वाइन करें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। कुछ कह रहे थे निखिल? नहीं, थैंक यू। ओ, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। बोलना चाहूंगा बस आपको। बहुत थैंक यू बहुत निखिल। धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। सी यू सून। बाय बाय। अगले हफ्ते मिलते हैं।